सिस्टम में बैठे आदमी से बात करो। दो तरीके हैं बात को समझने के। या तो आपने जो पहले से विचार बना रखे हैं उसके हिसाब से तय कर लो कि भाई के सही और के गलत है, या फिर सही और गलत को सिद्धांत के पैरामीटर्स पर सेट कर लो। जैसे असलियत में तो होना यह चाहिए कि देश चलना चाहिए लॉ ऑफ द लैंड से। जुडिशरी में भी निर्णय जो है, फैसला, न्याय होना चाहिए किताब से, लेकिन वहां क्या होता है, जज की डिस्क्रिटरी पावर से। यानी व्यक्ति चाह रहा है, उसको लग रहा है ऐसा है, तो वो उसके हिसाब से चल जाएगा। यानी वो किताब को, कानून को साइड में रख सकता है। मैं इसी चीज के खिलाफ हूं कि आपने किसी चीज को सही या गलत मान लिया तो वो सही या गलत है, ये वाली बात के मैं खिलाफ हूं। मैं एक बात के खिलाफ हूं कि यदि वो सही है तो वो सिद्धांत पर सही फिट बैठना चाहिए, बस। अब आपने जो सवाल किया था, सवाल थे दो। पहला सवाल था ये कि भाई पहले भी करेंसी किसी न किसी रूप में चला करती, गोल्ड या किसी रूप में, और किसी पदार्थ को वो वैल्यू दे दी गई और उसको हमने आज वो वैल्यू रुपए को दे दी। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं हमारी समझ को, क्योंकि ये किताब पढ़ने के बाद जो रुपया मूल्य का मापक है, उसके बाद फिर ये किताब पढ़नी पड़ेगी। वो कहाँ गई दूसरे वाली, ये उलगुलान। अभी इनका भी मैं हवाला नहीं देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहली बात, हमें मुद्रा को समझना पड़ेगा। मुद्रा, भारत की मुद्रा रुपया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि भारत की मुद्रा रुपया है, ठीक है। तो अब समझना है मुद्रा क्या है। मुद्रा है किसी वस्तु के मूल्य को मापने का साधन। किसी भी वस्तु का मूल्य मापना है। अगर मैंने इस वस्तु का मूल्य मापना है तो इसका मापन कैसे हो, यह एक बड़ा सवाल है। किसान ने गेहूं उगाया, एक किसान ने बाजरा उगाया, एक किसान ने मक्कई उगाई, और दूसरे किसान के खेत में कोयला निकल आया, और कहीं पर सोना निकला, और किसी का जंगल है, पेड़ चाहिए, किसी का लकड़ी चाहिए, मतलब। अब इनकी वैल्यू कैसे तय होगी? क्योंकि आप घर पे बैठ के ये तो नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास ज्यादा है तो मैं सस्ते भाव बेच देता हूं, या मेरे पास कम है। किसी के पास ज्यादा हो या कम हो, मेरा ये मानना है कि वैल्यू इस तरीके से रखी जानी चाहिए कि किसी का भी शोषण ना हो। ठीक है ना बात? सिद्धांत ये होना चाहिए कि शोषण ना हो। शोषण ना होने का पैमाना क्या है? शोषण ना होने का पैमाना सिर्फ एक है कि अगर इन सारी चीजों की कीमतों को किसी एक स्थिर मापक के हिसाब से मापा जाए। ठीक है ना? जैसे मान लो आप इस टेबल को मापना चाहते हो, और या मिस्त्री को मापना दे दिया। मिस्त्री ने बोला भाई यह जो टेबल है वह 10 बिलात है टेबल। अब 10 बिलात है, छोटे बालक की 10 बिलात तो इतने से में हो जाएंगी, बड़े आदमी की 10 बिलात इतने में हो जाएंगी, और जब किसी का हाथ बहुत बड़ा हो, खली की तरह, तो और बड़ी हो जाएगी। तो 10 बिलात फिक्स मापक नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया में किसी भी वस्तु का डिस्टेंस मापने का जो मापक है वो मीटर रखा। अब वो मीटर गरीब देखो, अमीर देखो, अनपढ़ देखो, पढ़ा लिखा देखो, मतलब जैसा मर्जी देखो, अमेरिका में देखो या इंडिया में देखो, 1 मीटर का जो मापन है, जितना वो 1 मीटर यहां होगा इंडिया में, इतना ही अमेरिका में होगा। जितना आज होगा उतना ही 1000 साल बाद होगा। इसी तरह से लीटर, किलोग्राम, ये सब भी। अब जैसे किलो है, 1 किलो जो है वो लोहे का बट्टा, सोने का बट्टा, बराबर वजन होगा। अगर 1 किलो का वजन है तो कोई कीमती तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि लोहा और सोना के ऊपर निर्भर नहीं करता है किलो। किलो निर्भर करता है उसके वजन के ऊपर, मतलब वजन मापक है उसका। अब मापक जब होता है, मापक का मतलब है किसी चीज की वैल्यू को मापना। तो लंबाई का, द्रव्यमान का, भार का मापन है ये जो मैंने अभी बोले। अब मापक ले लेते हैं मूल्य का। तो मूल्य का मापक हो गया रुपया, क्योंकि भारत की करेंसी हो गई रुपया, तो ये मूल्य का मापक हो गया। अब
जब भी कोई मापक हमें लेना होता है तो मापक का कोई ना कोई मानक होता है। ये ले लो आप, पेज चाहिए। जब भी कोई मापक हमने लेना है उसका एक मानक, मानक का मतलब समझते हो क्या? क्वांटिटी या ना एग्जैक्ट शब्द एग्जैक्ट वो मानक। या मानक का मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, हाँ, एक स्टैंडर्ड सिद्धांत है ये कानून का, कि ये कानूनी सिद्धांत बोल रहा हूं मैं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं, जो बकायदा कानून में अंकित चीजें बोल रहा हूं। तो कोई भी जज है, उसको अगर मानक का नहीं पता, अगर उसे स्टैंडर्ड का नहीं पता, तो ऐसे बेवकूफ जज के सामने केस चला जाए तो हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर जिसे मालूम है तो उसे यह मालूम होना चाहिए कि जो मानक है वो फिक्स होगा तो ही मापक सही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब अर्थात अगर रुपया मूल्य का मापक है तो इसका कोई मानक होना चाहिए, और जो विधि पूर्वक होना चाहिए, मतलब वो कानूनी सही होना चाहिए। गलत की सही? ठीक है, ठीक है ना? तो अब हमने सरकार से ये पूछ लिया, वित्त मंत्रालय से और आरबीआई से, कि आप जो ये रुपए के नोट छापते हो इसका मानक क्या है? यदि इसका जवाब ना दे तो क्या माना जाए? मतलब एक सिंपल सी बात बताओ, ये मेरा बैग पकड़ाना, ब्लैक वाला, बताइए, अगर आरबीआई या वित्त मंत्रालय ये कह दे कि रुपए का मतलब मापक ना बताए कि उसका मानक क्या है, तो उसको क्या माना जाएगा? आप बताओ। सर बेसिकली प्रोसीजरल लकूनाज हो सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोसीजरल लकूनाज हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां रही हैं, और ऐसा क्यों नहीं है, मानक क्यों नहीं है? फिक्स है सर कि इतने बार का नोट बनेगा, इस तरह प्रिंट होगा, सारी चीजें फिक्स। ना 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 ना, ये है उसमें लगने वाले कागज के साइज की बात। मैं कागज के साइज की बात नहीं, क्या कहना चाहते हैं कि क्या होगा मूल्य के बराबर। अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई वस्तु का मूल्य हम रुपए से नाप रहे हैं, हाँ जी, तो वो जो रुपया है उसका जो मानक है वो किसी न किसी मूल्य के बराबर होना चाहिए, किसी न किसी फॉर्म में मूल्य के बराबर। मूल्य के बराबर, मूल्य का मतलब है किसी धन के बराबर होना चाहिए। धन, क्योंकि हम इसे धन मान रहे हैं, जो अपनी जेब में रुपए का जो ये नोट है इसे हम धन मानकर लेन देन कर रहे हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि इसके बदले में कोई ना कोई धन फिक्स होना चाहिए। बस मैं वो पूछना चाह रहा हूं। तो धन फिक्स है ना सर, इसको इतनी वैल्यू दी है सरकार ने या सिस्टम ने कि आपको इतनी कुछ न कुछ आप इसको इसके बदले में खरीद सकते हो, आप कुछ आप। चलिए मैं अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। जी सर, ये सॉरी टू से हाँ चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात ठीक है, ना ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं भी व्यवहारिक ही बात करूंगा, आपको भी व्यवहारिक ही बात करनी पड़ेगी। सर आपको पता है कि कितने सालों से हम जुड़े हुए हैं, और अप्रोक्सीमेटली हर बात आपकी अपनी एक अलग तरह का रिलेशन है, उसमें एक अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग है हमारी चीजों को लेकर, और वो मिलती जुलती भी है। लेकिन सर यहाँ पर मैं नहीं एग्री करती। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा एक सर्टिफाइड और एक रिकॉग्नाइज्ड एक पीस ऑफ पेपर है, चाहे डॉलर है, चाहे यूरो है, चाहे युआन है, वो हर देश का होता है, और हमने उसको रुपया चुना और रुपये को भारत सरकार ने मान्यता दी। आपने ये कहा कि ये सर्टिफाइड पेपर है, सर्टिफाइड ये पेपर, आपको लगता है, ये आपको लगता है, आपने इसके बारे में कोई रिसर्च, कोई अध्ययन, कोई स्टडी नहीं करी। सर हो सकता है, लेकिन अध्ययन और उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिस्टम में घूम भी रहा है। सरकार जब से हम आजाद हुए किसी ने चेंज नहीं करा इसको आगे। किसने कहा कि इसने चेंज नहीं करा? सर वो करेंसी लेना अलग बात होती है कि रुपया चेंज कर दिया, स्टिल रुपया करेंसी है, स्टिल हाँ ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के साथ, उसकी महंगाई के साथ उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। रुपए की वैल्यू देखो, जब आप ये कहते हो कि रुपए की वैल्यू घट गई, ना रुको, आपने ये कहा रुपए की वैल्यू घट गई, हाँ जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हो किलोग्राम का वजन घट गया। सर बोथ आर डिफरेंट थिंग। जैसे कि बताइए। जैसे कि जब वीडियो के स्टार्टिंग में आपने कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि किलोग्राम इज यूनिवर्सल ट्रूथ,
तो रुपया भी रुपया कैन नॉट सर, करेंसी कैन नॉट बी यूनिवर्सल ट्रूथ। ओहो। डॉलर अलग होती है, पैसा अलग होता है, युआन अलग होता है, कैसे होगा सर? यूरो अलग है सर, करेंसी कैन नॉट बी यूनिवर्सल। मापक, बट वो डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं सर, हर देश के डिफरेंट होते हैं। मैं ये तब कह रहा फिर हूँ क्यों नहीं है? मापक, मैं ये कह रहा हूँ मापक, मापक किसी चीज को मापने का जो यंत्र है उसका मानक फिक्स होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है ना। अभी देखो, चलो अच्छा, ये आपको क्या लगता है? चलिए तो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ लेता हूँ, ये क्या है? 20 रुपए का नोट है। क्या ये 20 रुपए है? नोट है 20 का। क्या ये 20 रुपए है? हाँ 20 रुपए है। कहाँ लिखा है ये 20 रुपए है? इसके ऊपर लिखा है 20 रुपए है, मुझे दिख रहा है। कहाँ है 20 लिखा है 20 रुपए आप है? 20 रुपए की वैल्यू की चीज ले सकते हैं। 20 रुपए की ये वैल्यू लिखा की सर, चीज ऊपर नहीं 20 ले रुपए सकते हैं, मैं यही तो क्यों- समझाने की क्यों कोशिश नहीं कर ले रहा हूँ। ये लिखा हुआ सर 20 रुपए। वो 20 रुपए की वैल्यू की चीज है, ये कैसे तय होगा? ये सरकार ने तय की। सरकार ये fix कौन? किया भारत सरकार। कौन सी भारत सरकार? जो भारत सरकार इलेक्टेड कहाँ पर है भारत सरकार? दिल्ली में है। नहीं नहीं, भारत सरकार का दफ्तर कहाँ पर है? पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में दफ्तर है सर, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट। ना। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट, बट व्हाट इज द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार क्या है? भारत सरकार है सो भारत को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। क्या है, कौन है वो? देखो वो है सरकार केंद्र, को एक देखो बनानी है। देखो वो है पार्लियामेंट। हाँ सर, जो सेंट्रल आपने गवर्नमेंट- बोला वो है हाँ। पार्लियामेंट। हाँ। जो उसका मुखिया है, जो सांसदों का, वो है प्राइम मिनिस्टर। बाकी के हैं मिनिस्टर्स, बाकी सब मिनिस्टर्स हैं। हाँ वो भारत सरकार कौन है? सर, भारत सरकार इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड करो आप, इसके साथ प्रेसिडेंट भी करो। प्रेसिडेंट जो है ना, वो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट और वो सैलरी लेता है, तो एवरीबॉडी टेक्स सैलरी। तो भारत सरकार नहीं हो सकता। सरकार होता है मालिक। सरकार वर्ड यूज किया जाता है मालिक के लिए। फिलोसफी की तरफ चलो। नॉट, इट इज नॉट अ फिलोसफी, इट इज अ डेफिनेशन। क्या आपने किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी, यानी कि इवन आपका संविधान, कहीं भी ये लिखा है कि केंद्र सरकार और भारत सरकार एक ही है? कहीं भी लिखा है? क्योंकि मैंने जहां तक, मैंने जितना स्टडी किया और मैंने जिन लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे यह बताया कि संविधान में बिल्कुल मेंशन्ड है कि भारत की जो सरकार होगी उसके 3 नाम होंगे। पासपोर्ट के ऊपर लिखा जाएगा भारतीय गणराज्य, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जब हम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो वहां लिखा जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय, के खिलाफ। हाँ वही सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया। और यानी कि एक शब्द है यूनियन ऑफ इंडिया जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है कोर्ट की भाषा में। एक शब्द है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर भारत सरकार के 10 जो गैजेट्स छपते हैं वो भारत सरकार के इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से छपते हैं। और तीसरा एक शब्द है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। 3 ही शब्द होंगे रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली। देयर इज नो वर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम से चलता हो। सुना है आपने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं सुना? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की बात कर है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये नोट जो आपके पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसमें गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। व्हाट इज मेक सेंस, क्या डिफरेंस पड़ होगा इससे, क्या फर्क पड़ गया इससे? अगर मैं देखिए, जो अपनी आइडियोलॉजी, मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करेंगे कि इस नोट की जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज दी इट इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज दी सेंट्रल गवर्नमेंट। शब्द जब आप कानून में जाते हो तो शब्दों का द, ए, कोमा, फुल स्टॉप की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, इफ यू नो देन यू मस्ट नो कि दी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। उस टाइम पे जो भी रिप्रेजेंट होगी इंडियन गवर्नमेंट। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट अलग है। मैंने कहा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के लिए 3 नाम हो गए, यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देयर इज नो वर्ड जो इन तीनों में से किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहता हो, क्योंकि 1947 से पहले जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से पास होकर के कागज आते थे, जो वहां से रिप्रेजेंट होते थे, वहां लिखा जाता था दी सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है। यहां मैं ये मानकर चल सकता हूं कि ये डॉलर के अंडर चल रहा पैसा है क्योंकि ये अमेरिका से चलता है या इंग्लैंड से चलता है, इसीलिए इसको दी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, या देर इज समथिंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फॉल्स है, जो अपने आप को दी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है। कुछ झूठ है, होने के चांस हैं, मतलब होने के चांस हैं, चलो मैं मान लेता हूं नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि दी सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई एजेंसी जो हमारी करेंसी को रिप्रेजेंट करने का नाटक कर रही है, वो कहीं कहीं फॉल्सिफाई कर रही है, लोगों को झूठ बता रही है कि तुम्हारे को हम गारंटी दे रहे हैं, और जो गारंटी दे रहा है वो है ही नहीं कहीं, उसका कहीं दफ्तर नहीं, उसका कहीं ऑफिस नहीं, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं। बताइए, कमाल की बात यह है। जो चीज गारंटी दे रही है वो होनी चाहिए ना बंदा। भाई मेरी गारंटी है, मान लो मैं कहूं कि बलारा की गारंटी है, तो वो कोई गारंटी देगा ना, क्या चीज की गारंटी है यार। यहाँ तो गवर्नर दे रहा है ना 20 रुपए अदा करने का। ठीक है, ओ चलो दैट्स अ गुड आइडिया। आपने कहा यहाँ गवर्नर दे रहा है, किसका गवर्नर? आरबीआई का। तो आरबीआई का जो गवर्नर है, क्या वो भारत सरकार के अंडर आता है? नहीं आता। मैं बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं, आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। आरबीआई एक कॉरपोरेशन है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नंदन नीलकेणी, आनंद महिंद्रा, रतन टाटा और इसके जैसे लोग बैठे हैं, नारायण मूर्ति जैसे लोग बैठे हैं, जिसकी सिफारिश पर ही जो पार्लियामेंट है वो नोट छापती या बंद करती है, चालू या बंद करती है। अब आपने मुझे ये कहा, इसका मतलब ये हुआ, चलिए अभी इसी भाषा में बात कर लेते हैं। आरबीआई का गवर्नर, उसने एक प्रॉमिस दिया देश की जनता को, और उसने उस प्रॉमिस में लिखा, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 20 रुपीज। यानी मैं, बेयरर का मतलब है जिसके पास ये पर्ची होगी, दिस इज अ पर्ची, दिस इज नॉट अ करेंसी नोट, दिस इज ए बैंक नोट। देश में दो तरह के नोट हैं इस वक्त जो मौजूद हैं। एक नोट है जिसे ये नोट कहा जाता है, जिसे एक ये नोट है जिसे 1 रुपए का नोट है, एक ये नोट है 1 रुपए का नोट, इसको बोलते हैं करेंसी नोट। ये बैंक नोट नहीं है, इसको भारत सरकार छापती है, इस पे गवर्नर के साइन नहीं है, इस पे वित्त सचिव के साइन है, फाइनेंस सेक्रेटरी के, यानी कि इसको भारत सरकार छापती है, इस पे लिखा भी है भारत सरकार, देखो ध्यान से, उस पर नहीं लिखा भारत सरकार, इसका मतलब उसको भारत सरकार नहीं छापती, इसकी गारंटी भारत सरकार देती है। अच्छा, इस पे भारत सरकार लिख दिया, उस पे लिखने में तकलीफ थी उनको, इसकी गारंटी दे रही है भारत सरकार, ठीक है। मान लिया, मेरी बात सुनो, तो इससे फर्क क्या पड़ गया? देखो फर्क ये पड़ा कि जब मैं इस नोट को लेकर जाऊंगा तो भारत सरकार के पास में जाएगा, ये 20 में जाएगा, हाँ नहीं जाएगा। इसी को समझ रहा हूं मैं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये 1 रुपए में लग रहा है और आपको ये 20 रुपए में लग रहा है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आपको 1 रुपया पता होना चाहिए, फिर आपको 20 रुपए पता चलेंगे, फिर आपको 1 रुपए के नोट का पता होना चाहिए, फिर आपको 20 रुपए के नोट का पता चलेगा। यहां पर ये गारंटी दे रही है भारत सरकार, और इसीलिए इसके ऊपर कोई वादा नहीं लिखा हुआ है किसी को भी 1 रुपया देने का। ये 1 रुपया ही है, बल्कि ये 1 रुपए का नोट है। अब मेरी एक लाइन को जरा गौर से सुनिए और बताइए, क्या मैं ये मान सकता हूं कि जो 1 रुपए का नोट है या 1 रुपए का सिक्का है या 20 रुपए का नोट है, ये सब रुपए के नोट या रुपए का सिक्का इसके रुपए के लीगल टेंडर हैं, या ये रुपए हैं या रुपए के लीगल टेंडर है? इतनी वैल्यू है, इसके बराबर की वैल्यू, एग्जैक्ट रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू। ये रुपए नहीं है, रुपए का लीगल टेंडर है, वैल्यू नहीं, वैल्यू पे अभी हम नहीं आए हैं, अभी हम इसके लीगल टेंडर की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं, मान लीजिए आपको अपने फैक्ट्री, अपनी कंपनी या अपने घर से रिलेटेड कोई निर्णय लेना था, और मुझे कहीं काम था, आपको कोई काम आ गया इमरजेंसी में और आप नहीं जा पाए, तो आप क्या करेंगे? मुझे पावर ऑफ अटर्नी देके, मुझे अपना लीगल टेंडर बनाकर आप वहां भेज सकते हो कि भाई मैं इसे पूरी अथॉरिटी देता हूं, ये मेरे बारे में जो भी निर्णय ले। ठीक है। यदि मैं वहां जाकर के आपका घर ही बेचाऊं,
हाँ, अगर मैंने आपको पावर दिए तो पावर दी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम करी है, है ना, जनरल और स्पेशल। यानी अगर मैं आपका लीगल टेंडर हूं, अगर मैं आपका, आपने मुझे लीगल टेंडर इज रिप्रेजेंटेटिव, लीगल टेंडर रिप्रेजेंटेटिव ही होता है। क्या होता है लीगल टेंडर? आप क्या समझते हो टेंडर? टेंडर मींस आप क्या समझते हो? निविदा। प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस? Tender लीगल, means promise. लीगल टेंडर, हाँ, निविदा। वो जो आप कह रहे हो कि आप ऐसे किसी को ऑथोराइज्ड कर दो काम करने हाँ। के, वो डिफरेंट थिंग, वो पावर ऑफ अटॉर्नी। ये वो पावर ऑफ अटॉर्नी व्यक्ति के केस में है, लेकिन यहाँ किसी कागज के केस में जब हम कंपनी का टेंडर निकालते हैं, उसको काम करने का ठेका दे देते हैं, तो वो टेंडर इज ठेका। निविदा वही कहता हूँ, मतलब उसकी फिक्स कोई वैल्यू फिक्स कर दिया जाता है कि इस काम को ऐसे किया जाएगा। यहाँ ये 20 रुपए का जो नोट है, ये 20 रुपए का लीगल टेंडर है, जिसका प्रॉमिस आरबीआई के गवर्नर ने दिया है। प्रॉमिस दिया है प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से, उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो प्रॉमिस को हम लोग एफिडेविट बोल सकते हैं, हैं? एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र। शपथ पत्र मतलब वचन पत्र। शपथ पत्र, शपथ और वचन एक ही होता है। मैं शपथ लेता हूं, मैं वचन लेता हूं, क्या होता है? अगर आपने शपथ लेकर उसको ब्रीच किया तो आप क्रिमिनल लायबल हो। वादा ही शपथ होता है, तो क्या होता है? प्रॉमिस क्या शपथ नहीं होता? नहीं। प्रॉमिस अगर कोई तोड़ ब्रीच कर दे तो आप अलग से सिविल सूट फाइल करेंगे। और शपथ अगर कोई तोड़ दे तो क्रिमिनल लायबल हो। कैसे? एफिडेविट अगर मान लो किसी ने झूठा एफिडेविट दे दिया कोर्ट में, हाँ, तो आपके खिलाफ केस चल सकता है परजरी का, कि आपने झूठे फैक्ट दिए कोर्ट में। यानी कि एफिडेविट दे दिया, मैं ये मानकर चलता हूँ, आपने सच बात कही है उसमें। मैं ये मानकर चलता हूँ कि गवर्नर ने, आरबीआई के गवर्नर ने भारत की जनता के नाम एक एफिडेविट दिया है, जिसके ऊपर लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे द गवर्नर। प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस क्या है? वादा। तो वादा मतलब लिखित में वादा, एफिडेविट ही तो होता है। क्या होता है सर? एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट ये होता है जहाँ पे आप कुछ जानकारी दे रहे हो और आप यूं कह रहे हैं कि मेरी नॉलेज में ये ट्रू है। ये एफिडेविट होता है। हाँ, ये एफिडेविट होता है कि आप जो बातें लिख कर दे रहे हो कि मेरा नाम निर्मला है, मैं वहां रहती हूँ, आज मैं इतने बजे गई थी, और मैं नीचे एफिडेविट में लिखी हूँ कि दिस इज इट इज हियर बाय वेरीफाइड दैट व्हाट आई से फ्रॉम पैरा नंबर 1 2 2 3 इट वाज ट्रू एंड करेक्ट एज पर माय नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये है उस एफिडेविट के सिर्फ शब्दावली को बढ़ाने के लिए। नहीं, एफिडेविट का मतलब ये होता है, प्रॉमिस इज समथिंग एल्स। एफिडेविट का मतलब ही प्रॉमिस होता है। आपको इतना भी नहीं पता? आप कैसे वकील हैं? सर, मैं अगर आपको कहूं कि आप मान ही नहीं रहे हो, मैं नहीं मान रहा हूं। मैं कहूंगी कि आप लोग कहते हैं आप मैनिपुलेट करते हो और आप कर रहे हो। मैं बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या फर्क है मुझे बताएंगे आप? मैंने बताया आपको क्या कि लॉ की भाषा में अगर आप एफिडेविट की कंडीशंस को ब्रीच करते हैं, आप क्रिमिनल लायबल हैं। मैंने सवाल पूछा है, प्रॉमिस और एफिडेविट में फर्क बताइए मुझे। सर, मैं वही बता रही हूँ। एफिडेविट में आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी या जो आपने देखा सुना उसको सच बताकर ये कहते हो कि ये मैंने सच कही। जी नहीं, ये आपको गलत जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ, एफिडेविट के अंदर बकायदा प्रोमिसेस होते हैं, जहां आपको जमीन की लेन देन या कोई और काम या कोई और वादा कि हम इसको ये काम इतने टाइम में पूरा कर देंगे, वो एफिडेविट के ऊपर लिखा जाता है। एफिडेविट पे नहीं लिखा जाता, वो एफिडेविट ही होता है। सर, एफिडेविट इज समथिंग एल्स। एफिडेविट मैं बताना चाहता हूँ, ये जमीन के सिलसिले में किया था। हाँ। दो पार्टियों ने तो एफिडेविट पे ही किया था कि जमीन वो किया था, ऊपर जो लिखा था भारत सरकार, और उस पर स्टाम्प था 100 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए का स्टाम्प पेपर के ऊपर नीचे एक शब्द लिखा जाता है एफिडेविट। वो एफिडेविट प्रॉमिस होता है दोनों पार्टियों का, वो उसको प्रॉमिस करता है, वो उसको प्रॉमिस करता है। सर, हर एफिडेविट में स्टाम्प पेपर जरूरी नहीं होता। एफिडेविट जो मतलब एफिडेविट प्रॉमिसरी नोट को ही बोलते हैं। नहीं सर, प्रॉमिसरी नोट इज पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुंडी आ गई, प्रॉमिसरी नोट आ गया, चेक आ गया। हाँ, ये देखो, यही है हुंडी, चेक और प्रोमिसरी नोट। ये हैं आपके तीनों के तीनों एक ही कंडीशन रखते हैं, एक ही वैल्यू रखते हैं, जिनकी वैल्यू रुपए के बराबर होगी। इट वाज हेल्ड इन सो मेनी केसेस कि दिस इज द इक्विवेलेंट टू प्रोमिसरी नोट। This is not equivalent to promise. This is a promissory note. In so a currency considered as a promissory note. Currency नहीं, promissory note, only bank note. Indian currency. ये Indian currency नहीं है। Anyways, hardly matter. Why hardly matters?
सारे देश की बर्बादी का निशान इस शब्द के ऊपर है। आप इसे इंडियन करेंसी बोल रहे हो, मैं इसको इंडियन करेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूं। इंडियन करेंसी फेक है तो मेरे सेकंड आंसर मैंने कब कहा फेक है? आपने कहा इंडियन करेंसी है ही। मैंने ये नहीं कहा ये फेक, इंडियन करेंसी फेक है। इंडियन करेंसी मैंने नहीं कहा ये बैंक नोट है, दिस इज नॉट एन इंडियन करेंसी। मान लिया आपकी बात, तो फिर मेरे सेकंड सवाल का आंसर पहले पहला सवाल क्लियर करेंगे, ऐसे कैसे? क्या क्लियर हुआ? सेकंड सवाल का जवाब पहले क्लियर बताओ क्या हुआ, पहले क्लियर बताइए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो क्लियर करेंगे ना। पहले क्लियर। सुन ही नहीं रहे हो। क्या सुनना क्या सुनना है बताइए। आप चाह रहे हो मैं आपकी बात मानूं? ना, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे मनाओ ना। सर आपकी बार नहीं कन्विंस हो रही हूँ। अब मैनिपुलेशन ज्यादा बताइए कैसे, यहाँ पे मैनिपुलेशन ज्यादा हो रहा है। बताइए कैसे। मैंने बताया ना, इससे ये क्या आप जो ये कह रहे हैं फिडेओटेक है, प्रोमिस एक है, मान लिया। अब रेल की टिकट ली मैंने 10 रुपए दिए और मैंने 10 रुपए का नोट दिया, 10 रुपए, हाँ नोट दिया 10 का, और मैंने टिकट ली। उस टिकट पे क्या लिखा है कि मैं गोहाना तरमुड लाना तक यात्रा कर सकूंगी। ठीक है। अरे मैं नीचे उतर गया, उसने नहीं कहती कि ये तो कागज का टुकड़ा था, व्हाटएवर, मेरे ताई तो उड़े जाने का रास्ता था ना। ठीक था। तो करेंसी ने इतना बड़ा बनाने की जरूरत है कौन? करेंसी जो अब चल रही, मान्य कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, हार्डली मैटर। कॉर्पोरेट चला रहे हैं, आरबीआई इनकॉर्पोरेट बॉडी है, अब कैग भी इनकी इंडिपेंडेंट बॉडी है, कि चलो मान लिया जी ये हार्डली मैटर। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सर एक सिस्टम है और जिससे देश चल रहा है। देखो इस सिस्टम से देश अगर चल रहा होता तो हमें ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देश नहीं चल रहा, इसको मैं समझाता हूं। चलो आप मुझे इसका मैं नेक्स्ट एक आर्गुमेंट देता हूं, फिर उसका जवाब देना। आप मुझे बताना कि उसमें देश चला या बर्बाद हुआ। एक सेकंड का एक सवाल का जवाब मुझे दो। अमेरिका की डॉलर है करेंसी, इसकी अपनी चाइना की युआन है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। डॉलर है, चलो जो भी है। इंडिया की हमने माना रुपया है। आपका कहने का मतलब ये है, आपका और इस आपकी इस किताब का, कि जो ये रुपया है ये भारत सरकार नहीं बनाती ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तीनों लाइनें गलत है, मैंने एक बार भी नहीं बोला। आपने कहा क्या? अब क्या कहना चाह, रुपए के बारे में बताओ। चलो मैं यही बता रहा हूँ, अभी रुपए के बारे में बताऊंगा कि इसीलिए मैंने ये स्टार्टिंग से ही बात ये शुरू की थी कि रुपया जब तक रुपया नहीं बनेगा, जब तक उसका मानक फिक्स नहीं होगा। एक बार इसको दिखाओ। आप कह रहे हो ये रुपया है, नहीं ये रुपए का नोट है, रुपए का नोट है, और ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जारी करती है, और ये रुपए का लीगल टेंडर है। दिस इज नॉट ए रुपया। और ये 20 रुपए का नोट है जिसे बैंक जारी करता है, बैंक जारी करता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये 1 रुपया बैंक जारी, भारत सरकार जारी करती है, और ये जो 20 रुपए बैंक जारी कर रहा है, इसके बदले में जो वैल्यू सरकार के पास है और इसके बदले में जो वैल्यू सरकार के पास है, पहली बात वो दोनों बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये 20 का वो एक का, हाँ, ऐसे ऐसे 20 इकट्ठे हो जाएंगे तो 20 उनकी वैल्यू, और ये 20 रुपए का एक नोट है उसकी वैल्यू, ये वैल्यू 20 रुपए जो भारत की करेंसी है उसकी वैल्यू के बराबर अगर इनकी वैल्यू है तो नहीं है? तो ये कोई गड़बड़ नहीं है, नहीं है, यही कह रहा हूं। अगर मैं बहुत ही छोटी, हो सकता है मैं, मेरा सोचने समझने का लेवल थोड़ा कम हो, मैं ये 10 नोट लेकर जाती हूँ, ये 20 नोट लेकर जाती हूँ, और ये भी 20 रुपए, तो क्या ये 20 में नहीं चलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ आपको जो वो 20 रुपए का सामान इसमें मिल रहा है, वही 20 रुपए का सामान इसमें मिल रहा है, और वही 20 रुपए का सामान आपको जो मोबाइल से डिजिट ट्रांसफर कर देते हो उसमें मिल रहा है। अगर इन तीनों की वैल्यू 20 रुपए के बराबर है फिर कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू 20 रुपए के बराबर नहीं है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये 10 नोट लेके 20 नोट लेके जाऊं तो भारत का कोई दुकानदार मुझे 20 रुपए की चीज देने से मना कर सकता है? क्योंकि जो सामान आपको 20 रुपए में दिया जा रहा है वो 20 रुपए का सामान नहीं है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने का करूं भाई? यही तो मैं शुरुआत से इस बात का जवाब दो। क्या ये 20 नोट मेरे पास हैं घर पे रखे, मैं लेके जाऊंगी तो 20 रुपए का सामान नहीं मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे मना कर देंगे? नहीं, आपको तो 20 का चिप्स का पैकेट नहीं ले पाऊंगी। कुछ पैसों का सामान मिलेगा आपको। चिप्स के पैकेट की जो कीमत है वो 20 रुपया नहीं है, आपको 20 रुपए के नोट के बदले मिल रहा है, इसलिए आपको लगता है उसकी कीमत 20 रुपया है। चलो नोट के बदले मिल रहा है, लेकिन ये वैल्यू 20 रुपए के नोट के बदले जो सामान 20 रुपए में मिल रहा है वो 20 रुपए का नहीं है। यही कंफ्यूजन है जो देश के लोगों को नहीं समझ में आ रही सिर्फ। और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि लोगों को आज समझ में आएगी या 10 साल बाद समझ में आएगी। इसको समझाने के लिए
मैं थोड़ा सा इनको अभी फिलहाल के लिए साइड पे रख देता हूं और एक नए किरदार को हम इसमें लेकर आते हैं, सीन में लेकर आते हैं। ये नए किरदार में अभी मेरे आपके सामने कुछ नोट रखूंगा मैं, सिक्के। हाँ, कुछ नोट भी है। एक ये नोट देखिए, ये 1 रुपए का सिक्का है और ये भी 1 रुपए का 1 रुपी इंडिया है और ये भी 1 रुपी इंडिया है और ये भी 1 रुपी इंडिया है। ठीक है, बाकियों को मैं डाल देता हूँ। ये डॉलर है और बाकी के कुछ और हैं, सिंगापुर का कहीं का। अब मुझे आप ये बताइए, क्या आपको इन 5 रुपयों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये इस पे भी 1 रुपी इंडिया लिखा है, इस पे भी 1 रुपी इंडिया, इस पे भी 1 रुपी इंडिया, इस पे भी 1 रुपी इंडिया। ये सारे भारत सरकार द्वारा चलाए गए सिक्के या नोट हैं। तो क्या आप इन 5 की वैल्यू बराबर मानते हो? मानते हो? ठीक है, यहीं से हमारे असली डाउट की जो वजह है वो शुरू हुई। आपने ये जो 1906 में बनी, पर स्टिल 1 रुपीज इंडिया। हालांकि ये ऑब्वियसली करेंसी पहले से ही चली आ रही है। जो अभी तक कोई भी सिक्का आज तक बंद नहीं किया सरकार ने, भारत सरकार ने और बैंकों ने आज तक कोई सिक्का बंद नहीं किया। तो यदि आप ये सिक्का लेकर जाएंगे बैंक में तो कितने रुपए में जमा होगा? 1 रुपए में। ये भी कितने में होगा? 1 में। ये भी 1 में। ये भी 1 में। ये भी ये 5 रुपए में जमा होगा ये। ठीक है, आप मानते हो? अगर मैं ये 5 के 5 रात को जमा कर दूं, आज जैसे आज की तारीख कितनी है? अभी 4 तारीख है। आज 4 अप्रैल को मैं ये 5 रुपए जमा करने चला जाऊं, ठीक है, और अगले दिन सुबह 5 रुपए निकलवाने के लिए जाऊं, तो कौन से 5 रुपए मिलेंगे मुझे? ये भी आजकल नहीं छापता है बैंक, देता है, ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता, ये वाले देता है, छोटे वाला, ये 1 रुपए का सिक्का, ये वाला, या तो ये वाले देगा 5 रुपए, या 5 रुपए के डिजिट आपके खाते में जमा हो जाएंगे और अब आप वो डिजिट के बदले में 5 रुपए का सामान ले पाएंगे। 5 रुपए में एक छोटी सी चॉकलेट की बार आती है, ऐसा ही है। या मैं 1-1 रुपए वाली टॉफी मान लेता हूँ। कितनी टॉफी आएंगी? खर्च कर लूं उनको। मैं 1 रुपए की टॉफी मान लेता हूँ, 5 ही आएंगी, 5 टॉफी आएंगी। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर छुपा खेल बताता हूँ। यदि, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। हम बैंक मैनेजर के पास गए, हमने यही 5 रुपए उनको दिखाए और हमने कहा कि हम मुझे ये जमा करने हैं, तो उसने कहा ये 5 रुपए में ही जमा होंगे। लेकिन जब मैं, एक नोट है ये, एक सिक्का है ये 1906 वाला और एक सिक्का है ये 1862 वाला, तो जब मैं ये 1862 वाला लेके जाता हूं तो इसके बदले में मुझे ऐसे लगभग 2500 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं। इसका मतलब इस 1 रुपए में 1 टॉफी आती है और इस 1 रुपए में 2500 टॉफी आती है, और बैंक इसको भी 1 रुपया मान रहा है और बैंक इसको भी रुपया मान रहा है। तो जब मैं इसको रात को जमा करके अगले दिन सुबह वो सिक्का लेता हूं तो 2500 गुना की ठगी हो गई रातों रात, एक ही रात में। ये चांदी का है ना? नहीं, मैंने फिर कहा है किलोग्राम सोने का हो या चांदी का हो, क्योंकि वो मापक है, वो उसका मानक, उसका वजन है, और ये रुपया धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता, इसकी वैल्यू है। ये इस किताब के अंदर आरबीआई ने रिटर्न में दिया है कि धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता, जो उस पर लिखी अंकित वैल्यू है वही रुपये का मार्पक है। You mean to say कि रुपया चाहे सोने का हो, हाँ, चाहे चांदी का हो, चाहे हाँ, उस पर रखेगी वैल्यू एक जैसी है। ये आरबीआई ने लिख के दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये किताब मैं इसलिए दूंगा आपको, ये आपको पढ़ने है इसके अंदर, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, किताब पढ़ के आने नहीं, मैं ये कह रहा हूं आरबीआई ने ये कहा। और जब मैं इसको लेके जाता हूं, इसमें 50% चांदी है, इसको लेके जाता हूं तो लगभग 1200-1300 ऐसे सिक्के मिलते हैं। यानी कि इस 1 रुपए में 1 टॉफी, इस 1 रुपए में 1200-1300 टॉफी और इस 1 रुपए में 2500 टॉफी मिलती हैं। यहां से गड़बड़ी शुरू होती है कि यहां से सरकार के पास, सिस्टम के पास एक बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर पड़ता है कि हमको ये बताओ इन 5 में से असली रुपया कौन सा है। क्योंकि जब आप इसको भी 1 रुपया मान रहे हो और कागज वाले को भी, तो इसकी परचेजिंग पावर और इसकी परचेजिंग पावर अलग क्यों है? क्योंकि परचेजिंग पावर ही रुपए का असली वैल्यू है और वो फिक्स होना चाहिए। परचेजिंग पावर फिक्स, इन 5 के 5 की परचेजिंग पावर फिक्स होनी चाहिए। ये 1 रुपया जितना सामान खरीद सकता है और ये वाला 1 रुपया जितना सामान खरीद सकता है, ये बराबर होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं।
तो या तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए या इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, और दोनों ही केस में बैंक इस बात को मानने के लिए तैयार है कि दोनों की वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन बाजार यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि 1 रुपया है। बाजार इसको कह रहा है कि इसमें आपको 2500 सिक्के मिल जाएंगे, रुपए नहीं कह रहा वो कह रहा है 1 रुपए में 25, इस 1 रुपए में, ये भी भारत का ही है और वो भी भारत का है, इस भारत के 1 रुपए में वो वाले भारत के 2500 सिक्के मिल जाएंगे इस सिक्के में, और ये भी रुपया नहीं है, ये भी सिक्का ही है, ये भी लीगल टेंडर है, दिस इज नॉट अ रुपया, ये इसकी परचेजिंग पावर है। अब यहां से स्टार्ट होता है कि इसकी परचेजिंग पावर का खेल क्या है कि हमें उसका मानक चाहिए कि आपने, बैंक ने नोट छापा। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कानून के हिसाब से एक शब्द है, अगर बैंक कोई सिक्का बनाता है, अगर बैंक कोई नोट छापता है, अगर बैंक किसी के खाते में लोन देता है, अगर बैंक किसी के खाते में रुपया ट्रांसफर करता है, नया रुपया बना करके, दो नए पैसे, 2 नए रुपए, अगर बैंक किसी कोई नया नोट बनाता है तो उसका कोई ना कोई नियम होना चाहिए या बिना नियम के चलेगा? ऑब्वियसली नियम है ना, नियम, और इसका मतलब कोई ना कोई नियम होना चाहिए, और उस नियम से जो नोट छपेगा वो लीगल मनी माना जाएगा, है? और उस नोट जो वो नियम है, अगर उस नियम के हिसाब से नहीं चलेगा उसको मैं लीगल मनी मानने से मना कर दूंगा। गलत की सही? नियम होना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हो, जो मुझे अभी तक समझ में आपका कंक्लूजन, कि एक नियम बनाया भारत सरकार ने कि 1 रुपया बनाएंगे और उसकी 10 टॉफी आएंगी या उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो आप कह रहे हो कि डजेंट मैटर वो रुपया किस चीज से बने, है ना, उसकी वैल्यू सबकी बराबर हो, अगर नहीं है तो मानक नहीं है ना, है ना? ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलता है, इसको ऐसे बोलते हैं, जिस चीज को आप रुपया कहेंगे उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, जैसे, और वो धन होना चाहिए, ये कंडीशन है। करेंसी धन के बराबर मानी जाती है। आप जो ये बदला करते हो ना, जैसे आपको इस रुपए के बदले में चिप्स मिली फॉर एग्जांपल, तो आपने ये धन दिया और आपको चिप्स के रूप में आलू का चिप्स था, तो वो धन मिला। धन के बदले धन ही लेन देन किया जाता है, धन के बदले कबाड़ या कबाड़ के बदले धन नहीं दिया जाता है। जो धन है वो उसको कहेंगे जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है, और उस वैल्यू स्टोर के हिसाब से ही चीजों की कीमत तय होती है। जैसे गेहूं उगाने में किसान का इतना समय लगता है, उसकी जमीन इतने टाइम के लिए बंध जाती है और उसको इतने सूरज की रोशनी मिलती है, धरती से इतने मिनरल मिलते हैं, और उस 1 किलो गेहूं में जितनी रोटियां आज से, यानी 1 किलो गेहूं उतना ही रहेगा 1000 साल पहले भी, 1000 साल बाद भी, और 1 किलो गेहूं से अगर रोटी बनाएंगे और उससे जो ऊर्जा मिलेगी इंसान को, वो भी बराबर रहेगी 1000 साल पहले भी, 1000 साल बाद भी। इसका मतलब है गेहूं के अंदर स्टोर ऊर्जा फिक्स है, बाजरे के अंदर स्टोर ऊर्जा फिक्स है, सोने के अंदर स्टोर ऊर्जा फिक्स है, कोयले के अंदर स्टोर ऊर्जा फिक्स है, दूध 1 लीटर अगर कोई भैंस दे रही है उसकी स्टोर ऊर्जा फिक्स है, गाय दे रही है वो फिक्स है। हम जो मेहनत करते हैं 4 घंटे में जितनी ऊर्जा कैलोरी बर्न होनी है उतनी ही बर्न होनी है। यानी कि मैं जब अपना शरीर किसी को दूंगा, किसी के घर जाके मेहनत करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, तो मैं अपनी ऊर्जा दे रहा हूं असल में। जो मैंने गेहूं से, दूध से, मांस से, किसी चीज से जो भी मैंने खाता हूं, उससे मैंने जब उसको दिया तो वो उसके बदले में, ऊर्जा के बदले कमाया हुआ धन मुझे देता है। यानी मैं धन ऊर्जा देता हूं, अगले की ऊर्जा मुझे से मिलती है। ऊर्जा का विनिमय ही एक्चुअली धन का विनिमय है। अब ऊर्जा स्टोर करने, अब गेहूं को स्टोर करेंगे वो 2 साल 4 साल बाद खराब होने के चांसेस होते हैं। कोयला स्टोर करते हैं ज्यादा चाहिएगा, दूसरी लोहा स्टोर कर देंगे उसको जंग लग जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने एक प्लान किया कि क्योंकि गोल्ड के अंदर, गोल्ड हजारों साल बाद बनता है, ऐसा नहीं होता, पता नहीं, मतलब अगर आप 2 ट्रक जमीन में से खोदोगे कोयले वाली जगह तो कोयला ही कोयला निकलेगा, लेकिन जब सोने वाली जगह 2 ट्रक खोदोगे क्या पता उसमें से 1 ग्राम या आधा ग्राम निकले सोना। तो क्योंकि वो सोने को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ऊर्जा लगती है,
सोना इतना सारा खोदने के बाद थोड़ा सा मिलता है, इसलिए सोने में जो स्टोर ऊर्जा है उन लोगों की सारी मेहनत का टोटल किया, इसलिए थोड़े से सोने में ज्यादा ऊर्जा स्टोर होती है। और क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है, सोना और चांदी, जो समय के साथ कभी भी जिसका क्षय नहीं होता, जो डिके नहीं होती, जो खत्म नहीं होती, 1000 साल बाद भी दबा के रखोगे तो वो 1000 बाद भी 1 किलो दबाया था तो 1 किलो ही निकलेगा। इसीलिए हम ये मानकर चल पड़ते हैं कि कुछ ऊर्जा को स्टोर करने का एक नियम बनाते हैं। और सबसे पहले शेरशाह सूरी ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने, और उसके बाद भारत सरकार ने ये तय किया कि भारत की करेंसी की वैल्यू या दुनिया की किसी भी करेंसी की वैल्यू का जो स्टैंडर्ड बनाएंगे वो विद रेफरेंस टू गोल्ड बनाएंगे। इसीलिए जब भी किसी करेंसी, जो भी करेंसी फेल होती है, ये कहाँ से सर्टिफाइड है, बात कहाँ से ली गई है बात? ये सबसे पहली बात सोना पूरी दुनिया की सैद्धांतिक करेंसी है डे 1 से, पहले दिन से। और दूसरी बात, नहीं, ये तो बकायदा डॉक्यूमेंटेशन में है, यहाँ जो किताब आपको दी है सारी डॉक्यूमेंटेड है यहाँ। लेकिन इसमें कमाल की बात क्या है, दिखाओ, मैं जब हमने सरकार से ये पूछा कि आप किस नियम से ये रुपया छापते हो और क्या तरीका है आपका छापने का, तो देखो अमेरिका की मुद्रा, डॉलर वैध या अवैध, इसमें ये टॉपिक भी दिया है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट जो आपको दिखाना मुझे था, उसमें ये जो भारत की जो वित्त मंत्रालय है, ये देखिए जरा, लीगल मनी के बारे में भारत का वित्त मंत्रालय क्या कहता है। 2015 से आरटीआई लगानी चालू की, 2018 और तक ये 23 तक चली, यानी 8 साल तक आरटीआई के जरिए सीआईसी में जाकर के जवाब लिखवा के लाए, जिसमें वित्त मंत्रालय ने यह कहा कि हमारे पास लीगल मनी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई लीगल, किसको लीगल मनी माने, कुछ तो बताओगे ना भाई। वित्त मंत्रालय किसको लीगल मनी कह रहा है, ये बताएगा नहीं तो सारा रुपया इलीगल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। आरबीआई द्वारा छापा गया ओरिजिनल आरटीआई कहाँ होंगे? ओरिजिनल आरटीआई है मेरे पास, बढ़िया पूरा देखने कि आपने सवाल क्या पूछा था। पूरी आरटीआई, ये देखो, ये देखो, ये रही आरटीआई, पेज नंबर 135 से 238, ये रही। एक बार जरा देखो आपने सवाल क्या पूछा था। हाँ, बिल्कुल सारा A to Z देखना, ये आपके पास ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मूल्य की मापक रुपया है, इसका मानक क्या है, वो कह रहा है वांछित सूचना हमारे पास है नहीं है। फिर उनसे लीगल मनी का डॉक्यूमेंट मांगा गया। सारी आरटीआई दी हुई है, मतलब कोई आरटीआई से भागने की जरूरत नहीं है आपको, कोई 1% भी, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड हमने ना पूछा हो। चलो सर, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आया कि यार रुपया छापने का ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आज कोई नियम नहीं है तो कभी भी नियम नहीं रहा होगा, कभी तो नियम रहा ही होगा। क्यों जी? रुपया छापने का नियम होता है क्या? अब मुझे एक बात बताएं, एक छोटी सी बात बताएं। हाँ। अभी आपने मुझे 2 रुपए दिए, एक चांदी का, एक ये मेटल का, हाँ। 2 अलग ले रुपए। अपने डेली यूज में चांदी के रुपए क्यों नहीं देखे? मैं यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो सर्कुलेशन में चांदी का रुपया अगर बंद हो गया तो इसमें मेरी गलती नहीं है। चांदी का रुपया आज भी वैध रुपया है। सरकार, आरबीआई इनकॉर्पोरेट, उसने सिर्फ इसी को मंजूरी दी है, इस रुपए को। और अगर इसको नहीं दिया तो फिर ये बंद होना चाहिए, फिर ये नहीं चलना चाहिए। ये सिर्फ सर्कुलेशन के लिए नहीं। क्यों नहीं है? ये सर्कुलेशन के लिए नहीं, क्योंकि किसके लिए है फिर ये? फॉर्म एक पर्टिकुलर धातु की बात करेगी। ये सिर्फ एक वैल्यूएबल मेटल है, एक वैल्यूएबल सिल्वर है, और उसमें आप इसकी फॉर्म में आप करवा लो, या किसी के सम्मान में या रिस्पेक्ट में। वो जो होता है ना, जिसकी आप कह रहे हो, वो है चांदी स्टोर करने का। या ये हो रही है भारत के रुपए की करेंसी की बात, यहाँ पर सिक्के की बात हो रही है। जिस वक्त ये सिक्का बना है, उस वक्त ये सिक्का भारत के कानून के हिसाब से बना है। ये अंग्रेजों के जमाने में भी कानून भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही चला करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चले जाते हैं। अब एक बात मैं आपको, थोड़ा सा हो सकता है आपको तो ज्यादा ही ज्ञान है मेरे से, बट एक बात बताऊं,
जब हमने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और जब हमने देश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने के बाद, तो उससे जाने से पहले उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1935 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक निर्णय लिया था कि चलो वो जो भी रीजन थे उनसे एक निर्णय लिया था कि जो जो प्रोविजंस उस एक्ट के हैं हम उनको, और जो उस टाइम के भारत की स्थितियों को सूट करते हैं हम उनको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेंगे। तो आप इस तरीके से जैसे नारायणावत कहती है कि मैं तो आजादी 2014 में मिली है ना, तो फिर वो बहुत सारी चीजें थी जो हमने एज इट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट की अडॉप्ट करी। मैं ये कह रहा हूँ सिस्टम, हाँ, जो गवर्नमेट ऑफ इंडिया एक्ट एक्ट 1935 है, हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें अडॉप्ट नहीं की गई हैं। एक्चुअली वो एज इट इज हू बहू कॉन्स्टिट्यूशन को में शामिल किया गया और उसके बाद उसमें कुछ ऐड किया गया है। यानी उसमें सबसे पहले तो लिस्ट के नाम चेंज करे, लिस्ट के नाम चेंज करने का मतलब नाम चेंज करे कि कौन सा सब्जेक्ट किसमें क्योंकि उस टाइम पर, क्योंकि 1935 में जब हो रहा है उस टाइम पर रियासतें हैं, रियासतों के हिसाब से वो कानून आया था। और जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा है, जब भारत आजाद होने लगा है, आजादी का जो नाटक होने लगा है, उस टाइम पर वहां पर क्योंकि संघीय ढांचा बन रहा है तो वो लिस्ट चेंज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि संघीय ढांचे में कुछ लिस्ट सेंटर को और कुछ लिस्ट स्टेट को देनी पड़ेंगी। सिर्फ यही काम था उनका, बाकी कोई चीज उसके अंदर मूल रूप से चेंज नहीं की गई। जो मूल है उसका वो यूं का यूं था, उसके अंदर कोई उसकी भावना चेंज नहीं की गई। और जो गवर्नमेंट ऑफ, आपने कभी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट देखा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक। वो वहां बना था बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में बना है। यानी भारत को कुछ कंडीशंस पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने आजाद किया है, कुछ कंडीशंस पर। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि अब आप संविधान के हिसाब से चलोगे, संविधान में ये चीजें चेंज हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती हैं, ये पावर तुम्हारे पास आज भी नहीं रहेंगी। और उस वक्त जो आज का राष्ट्रपति है वो उस वक्त का गवर्नर जनरल और फिर वाइसराय हुआ करता था, और उसी का नाम बदलकर राष्ट्रपति रखा गया और वो रिप्रेजेंटेटिव रानी का रहेगा। बकायदा नहीं, ये रानी वाला तो नहीं, लेकिन बकायदा उन्होंने संवैधानिक जो हमारे इधर वो कह रहे थे डेवलपमेंट का, उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत के इसलिए भेजा था कि देखा जाए क्या वहाँ पे इसमें वो इतना ज्यादा ख्याल रखा करते थे भारत के लोगों का कि हम तुम्हारे डेवलपमेंट का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। अब उस वक्त की बात हो रही है। ये इस खेल को समझना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को, इसमें एक किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काम आएगी जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उसको जरूर बुला के पढ़ना, क्योंकि अकेले इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में उस टाइम पर संसद के अंदर, और जिन्होंने ये नोट छापने की इस प्रक्रिया का जमकर विरोध किया था जब प्रोफेसर केन्स यहाँ आए, और जिनका वो हिल्टन यंग कमीशन जिसके नाम पर आरबीआई की स्थापना हुई उसके साथ में जब बहस की थी। हाँ, ये फेडरल बैंक होता उसमें अब क्या किया, जब जो बड़ी बात होती है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नोट छापने का कोई ना कोई नियम हमारे पास होना चाहिए। अननेसेसरी अगर किसी को नोट छापने की ताकत दे दी जाए तो गड़बड़ क्या होती है, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ किसान है जो आमतौर पे पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल दोनों तरह की फसलें उगाता है। नॉन पेरिशेबल में क्या होता है, जैसे गेहूं, चावल और बाजरा, दाल, ये नॉन पेरिशेबल है। ये क्या होता है, ये साल 2 साल 4 साल चल जाती हैं अगर आपने प्रॉपर स्टोरेज रखी हुई है उसको वैक्यूम बना के। परंतु जैसे सब्जियां हैं जो खराब हो जाती हैं जल्दी, महीने भीतर या 2 दिन भीतर या हफ्ते भीतर, उनको पेरिशेबल में बोलेंगे। तो अभी सबसे ज्यादा जो यूज होती है घरों में वो होता है टमाटर, यूज होता है डेली यूज का। हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसान ने टमाटर उगाया। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसान का टमाटर 5 रुपए किलो से ज्यादा बिकता हुआ नहीं देखा। मतलब 5 रुपए किलो अगर आ जाता तो वो बड़ा रेट मिल गया भाई, अदरवाइज 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, मतलब 100 रुपए क्विंटल, 200 रुपए क्विंटल, ज्यादा करो 300। हद जो बिका था अभी 2 साल पहले की बात है, हद टोटल जो रेट गया था वो 5 रुपया गया था, यानी 500 रुपया प्रति क्विंटल गया था। ठीक है, 500 रुपया प्रति क्विंटल। अब टमाटर बेचा, सस्ता तो है बट इतना नहीं। कितना?
इतना सस्ता तो नहीं। मंडी में नहीं देखा ना आपने बेच के कभी? आप खरीद के लाए हो खाली, आपने बेचा नहीं है। देखे तुम्हें बेचते नहीं देखे ना आपने बेचते हुए, आपने किसान को बेचते नहीं देखा है। 5 रुपए से ऊपर आज तक टमाटर नहीं बिका। 2 रुपए किलो। गोभी तो पिटती है। गोभी नहीं, हर फसल ऐसे पिटती है उसका। जैसे ही किसान के खेत में हुआ वो यहाँ तक, अगर वो आपको बाजार में, अगर चंडीगढ़ में हम रहते हैं, अगर चंडीगढ़ में कोई भी मतलब सब्जी अगर आपको 50 रुपया किलो मिल रही है तो समझ लो उसकी 5 रुपए से नीचे नहीं, ऊपर नहीं बिकी है। धनिया था वो 1 रुपए का, इतनी मोटी जुट्टी थी और मैं लेके आई यहाँ पे, वही इतना 20 रुपए का, नहीं 50 का वो जुट्टी। हाँ, वो 1 रुपया प्रति, वो ऐसे ही बिक रहा था। लेकिन मैं ये तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 1 रुपया, कुछ लोगों का मंडी में ले जाने का खर्चा उसके रेट के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए वो अपने प्याज और अपने टमाटर खेत में ही बा देते हैं कि भाई जितना रुपए का तेल लगेगा ना, इस तक मतलब तेल ज्यादा का लगेगा, मिलेगा कम, तो इस तक बड़े खेत में बा दो, कम से कम खाद तो बनेगी। अब 500 रुपए का 1 क्विंटल टमाटर बेच के आया किसान, और उसने वो 500 रुपए ले आके घरवाली को दे दिए। घरवाली ने अपने घर के मंदिर में रख लिया कि नेक कमाई है। और पिछले साल हाईएस्ट रेट जो गया था टमाटर का, उसके कुछ ही दिनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद ही वो मैंने 250 रुपए किलो बिकता देखा है टमाटर। बिका? मान लो उस किसान ने 500 रुपया का वो टमाटर खरीदा, बेचा, और 500 रुपए घर में रख लिए, और 2 महीने बाद उसके घर में सत्यनारायण की कथा होगी और पंडित जी ने कह दिया टमाटर ले आने हैं, मिस्र ने कह दिया टमाटर ले आने हैं, और वो टमाटर लेने के लिए निकल जाए, तो 250 रुपए किलो के हिसाब से उसका टमाटर कितने किलो आएगा उसमें? 2 किलो टमाटर आएगा। वो बेच के आया था 100 किलो और मिल रहा है उसे 2 किलो। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब चीजें ठीक चल रही हैं तो उसके टमाटर की उपलब्धता ज्यादा है, और हमें एक पाठ पढ़ा दिया गया डिमांड एंड सप्लाई का। जब टमाटर मार्केट में आया तो वो 5 रुपए किलो था। अब जैसे ही पूरी मार्केट में टमाटर आ गया तो बैंक ने अनलिमिटेड सप्लाई पैसे की कर दी किसी एक व्यक्ति को, किसी बड़े उद्योगपति को, और उस उद्योगपति के पास क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है और उसका कोई नियम नहीं था छापने का, उसने उस पैसे से सारा टमाटर खरीद लिया मंडियों का और अब अपने स्टोरेज में रख लिया, और अब मार्केट के अंदर उस टमाटर नहीं है। तो अब वो मुंह मांगी कीमत समाज से एक्सेप्ट करेगा। तो वो जो अननेसेसरी में, फिजूल में छापे गए नोट थे, उसके बदले में पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा महंगाई के रूप में। एक्चुअली अगर बिना किसी स्टैंडर्ड के नोट छाप दिए जाएं, अगर बिना किसी नियम के नोट छाप दिए जाएं, तो ऐसा करके जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और गरीब लुटता चला जाएगा। इस प्रकार से कभी टेलर के, कभी गेहूं वाले के, कभी चावल वाले के, कभी सब्जी वाले के, कभी गोभी वाले के, कभी टमाटर वाले की मेहनत को ऐसे ही लूटते लिया जाएगा, कॉन्टिन्यूअसली लूटा जाएगा, यदि नोट छापने का कोई नियम ना हो तो नोट छापने के नियम के रूप में, क्योंकि कोई वैल्यू फिक्स होना जरूरी है, इसीलिए भारत की करेंसी के रूप में आरबीआई को यह कहा गया कि आरबीआई उतने ही नोट छापेगी जितने की वैल्यू का गोल्ड उसके पास रखा हुआ है। आरबीआई को उससे ज्यादा नोट छापने की परमिशन नहीं है। ये कानून आज तक कभी नहीं बदला है। इसका मतलब मैं अगर ये कह रहा हूं कि आज भी सोने की बैकिंग है, तो जो फिएट करेंसी मार्केट के अंदर फ्लोट की जाती है, जो इमरजेंसी दिखा करके पैसा मार्केट के अंदर डाला जाता है, वो इस प्रॉमिस पर डाला जाता है कि आज मार्केट के अंदर पैसा फ्लोट कर देते हैं क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति है, हमें पैसा चाहिए, लेकिन बाद में उसके बराबर की कीमत का गोल्ड हम वहां पर रखेंगे। लेकिन कितनी कीमत का कितना गोल्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कितने नोट के ऊपर कितना छापा जाए। जो लास्ट कानून हमको मिला, जो कि मेरे पास पूरी भरी पड़ी है पेटी, और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मैं भेज दूंगा, वो पूरा कानून है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 मुझे लास्ट कानून मिलता है, जहां रुपए का मानक लिखा हुआ, लिखित कानून में दिया हुआ है, और उसके हिसाब से 15 रुपए की एक मोहर भारत के रुपए का स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड, जिसको ना कभी बदला गया, ना कभी छेड़ा गया, ना कभी तोड़ा गया। दिस इज द लास्ट कानून।
और जो 1934 में आरबीआई बना, इन्हीं सारे कानूनों को हूबहू शामिल करके 1934 बना था। और उसके बाद 1934 के आरबीआई एक्ट के बाद भी उसके अंदर कभी भी स्टैंडर्ड के साथ छेड़खानी नहीं की गई। तो ये भारत के रुपए का मानक है, जिसकी लड़ाई अपन लड़ रहे हैं कि उस मानक के हिसाब से आप हमें वैल्यू दो। वैल्यू क्या है? वो कह रहा है 15 रुपए की एक मोहर। मोहर सुना है क्या है? एक तो मारने वाली होती ना, जिसको स्टैम्प स्टैम्प पहले नहीं। होती थी, वो देते थे जो, पहले मोहर होती थी। हाँ वो जैसे जैसे ये सिक्का है 1 रुपए का, 10 सिक्के इकट्ठे होकर के पहले एक मोहर बनती थी। और बाद में 1882 में जो चेंज किया, 1875 में किया था, उसके बाद 82 एज इट इज न्यू का यूं ले लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हैं? कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है आपके पास? अभी नहीं। ओके, तो इस वेयर एक्ट पूछ रहे। वेयर एक्ट, बेर कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, अच्छा कुछ दिखाना था आपको। चलो। हाँ। तो ये जो है, ये 15 रुपए ऐसे ऐसे इकट्ठे होंगे, 15 रुपए के सिक्के और एक मोहर मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पर यही थे। बाद में इसके बराबर भी वही है। तो एक मोहर में होता है 1 तोला शुद्ध सोना, 24 कैरेट सोना। तो 15 रुपए बराबर एक मोहर आज भी स्टैंडर्ड है, यानी 1 तोला सोना। अर्थात होता क्या है और हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, यह पॉइंट है कि कानून क्या कह रहा है। कानून कह रहा है कि जब देश का किसान उत्पादन करेगा, क्योंकि जो नोट छापने की प्रक्रिया है, जो जीडीपी का जो खेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। नोट कब छपेंगे? जब उत्पादन होगा तो ही नया नोट छपेगा। उत्पादन कौन कौन करता है? या तो हम खेत में अनाज उगाते हैं, या हमारे नए डंगर पैदा होते हैं। नया डंगर भी धन है, नया मतलब बछड़ी दे दे, काटड़ी दे दे, पशुधन। और या हम सर्विस सेक्टर में हम मेहनत करते हैं, वो भी धन है, कितना सर्विस इकट्ठा हुआ टोटल। और कोई खनिज निकलता है माइनिंग से, कोयला निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलती, कितनी भी। तो पूरे देश में टोटल कितना नया उत्पादन हुआ, उसकी कीमत का आकलन करके। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं होती फैक्ट्री में, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती फैक्ट्री में, केवल सर्विस ऐड होगी, केवल सर्विस। क्योंकि अगर 1 क्विंटल लोहा है किसी फैक्ट्री में और साइकिल बन रहा है, तो 1 क्विंटल लोहे को 1.5 क्विंटल नहीं बना सकती फैक्ट्री। 1 क्विंटल लोहे से 1 क्विंटल लोहा ही निकलेगा फैक्ट्री में। वैल्यू एडिशन सिर्फ सर्विस जुड़ेगी ना। वो सर्विस तो बोल दी ना मैंने, वहां सिर्फ दिहाड़ी जितनी लगी, सिर्फ दिहाड़ी ऐड होगी ना, तो उनकी दिहाड़ी का टोटल आकलन होकर वही उत्पादन आएगा। फैक्ट्री कोई भी मैन्युफैक्चर उत्पादन नहीं करती है, वो सिर्फ वैल्यू एडिशन करती है सर्विस के रूप में। तो जितना धन टोटल पैदा होगा, उसकी कीमत का आकलन होकर के उसके बराबर का सोना आरबीआई रखेगा और उसके बराबर के नोट जारी करेगा, और वो उनको मिल जाएंगे सबको। जो किसान को किसान की कीमत, उसको सोने को सोने की, कोयले वाले को कोयले की, इस तरह से। तो नया उत्पादन के बराबर का नोट छापेगा, ये एक नियम है बकायदा ऑफिशियली। अब इसमें कानून ये कह रहा है कि 15 रुपए अगर उसको छापने हैं आरबीआई को, तो उसके बराबर 1 तोला सोना रखना पड़ेगा, और वो सोना देने का वादा ही इसके ऊपर लिखा हुआ है। यानी 15 रुपए का एक नोट बराबर 1 तोला सोना, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कह रहा है। क्योंकि एक्चुअली जो, कहां गई वो किताब, एक्चुअली रियलिटी में अगर देखा जाए, क्योंकि देखो हमने इसको पब्लिश इसलिए किया है कि अगर इसमें कुछ गलत है, हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजी है, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी, कि इसमें कुछ गलत है तो इसको हमको ऑब्जेक्शन दो इसके अंदर कुछ भी, जिसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट बोला है रुपए में सोने की मात्रा ही रुपए का मानक और रुपया है। एक्चुअली only the gold in the rupee is only the rupee as per your law, as per the law of government of India, government of England, government of dollar। डॉलर भी छपेगा तो सोने के बराबर छपेगा, रूबल भी छपेगा तो सोने के बराबर छपेगा। किसी भी देश की करेंसी सोने के बराबर छपेगी। यदि वो सोने के बराबर नहीं छपेगी तो फिर वही हाल होगा जो 2019 में वेनेजुएला का हुआ था। वेनेजुएला के बारे में यदि आपको नहीं मालूम है तो आपको बता दें, 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला पहला देश बना था वेनेजुएला। 2019 की बात है ये, और उस वक्त 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था। यानी कि भारत की भी करेंसी का यही हाल हो जाएगा यदि आप ये कहने लग जाओ ये रुपए के बराबर है। ये रुपए के बराबर नहीं है, ये रुपए का सिंबल है, रुपया देने का वादा है इसके अंदर। हमने जब इस बात के ऊपर पूछा कि तुम अब हो, देखो होना क्या चाहिए
कि अगर 1 तोला सोना रखा है तो 15 रुपए छपने चाहिए। अब ये गेम क्या खेल रहे हैं बैंक वाले, इसको समझना है। जैसे ही भारत का किसान 1 किलो अनाज 2 किलो अनाज 15 छिके 90 120 20 6 का ले लेते हैं। जैसे ही भारत का किसान 6 किलो अनाज पैदा करता है तो 6 किलो अनाज की कीमत उसकी 20 रुपए के हिसाब से ले रहा हूं फिलहाल 120 रुपए रख देते हैं, और 15 रुपए का 1 तोला के हिसाब से 15 8 120 8 तोला सोना जो है वो आरबीआई वहां पर रख लेता है। यानी आरबीआई 8 तोला सोना रख के 120 रुपए के नोट छाप सकता है, वो किसान को देता है। एक्चुअली आरबीआई क्या कर रहा है कि 1 तोले सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए के बैंक नोट, देखो अब यहां फर्क आ गया, रुपया भारतीय रुपए की कीमत है 15 रुपया की कीमत है 1 तोला सोना, और आरबीआई के इन नोटों की 1.5 लाख की कीमत है 1 तोला सोना। यानी भारत का 15 रुपया और आरबीआई का 1.5 लाख रुपया बराबर है। कॉपी करना चाह रही, वो कहीं और जाता है। वो कहां जाता है? 1 तोला सोना रखते हैं, 15 रुपया असली छपता है, बाकी का 1,49,985 रुपया उद्योगपति को लोन के रूप में मिलता है। वो सड़कों के टेंडर के रूप में आता है, वो बिल्डिंग्स बनती हैं, हम उसे असली रुपया मान रहे हैं, वो नकली रुपया है, वो नकली रुपए के नोट हैं जो कि सिर्फ डिजिट छपे हैं, सिर्फ डिजिट में वो दिया है, टेंडर दे दिया 6,000 करोड़ रुपए का। अब वो रुपए में नहीं बना है, वो रुपए के प्रॉमिस में बना है, टेंडर केवल प्रॉमिस का कागज है। अब जब सड़क बन जाएगी तो भारत का आदमी कमा के उसको पूरा कर रहे हैं टोल टैक्स के रूप में। तो एक्चुअली वो जब बना वो किसी चीज के बदले नहीं बना, यानी लोन जो वर्ड है दैट इज अ फेक कॉन्सेप्ट, जो है ही नहीं, कहीं लोन एग्जिस्ट नहीं करता है। वरना बैंक फ्री में क्रेडिट कार्ड नहीं देते, वरना बैंक क्रेडिट कार्ड में कैशबैक नहीं देते बैंक को, अगर उससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड में 15 रुपए खर्च करते हो तो बैंक 1.5 लाख छाप लेता है उसी टाइम। यानी देश का जो नौजवान जो या किसान या कोई भी आदमी जो मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति को कमाना पड़ रहा है, और जब वो कमा रहा है उसका इतने गुना 10,000 गुना वो छाप रहे हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति जब बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, जब आप बैंक में जमा करते हो तो आपके पास पैसा कहां से आया? कमाई का पैसा। कमाई कहां से आई? आपने अपने शरीर की ऊर्जा दी, आपकी अब दफ्तर में जाते हो सुबह से लेकर शाम तक, आप अपनी दिहाड़ी दी, आपने अपना पूरा शरीर, टाइम, ऊर्जा, मेंटल टेंशन, सब कुछ वहां परिवार का समय दिया। समय, टाइम इज मनी, आपने अपना समय दे दिया तो मतलब अपना पैसा दिया। तो आपने वो पैसा कमाया, कमा के आपको वो नोट मिले, आपने जैसे ही बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किया, मान लो आपने 1500 रुपया, तो 1500 रुपए के बराबर में बैंक 15 लाख छाप लेगा उसी टाइम, क्योंकि वो आपकी कमाई है, और उसके बराबर का सोना उसे रखना पड़ेगा, और उस सोने की कीमत भारतीय रुपए में 10,000 गुना है। यानी हर एक व्यक्ति जब भी बैंक में पैसा जमा करके निकलवा रहा है 10,000 गुना की ठगी हो रही है, और जो भी वो लोन ले रहा है 10,000 गुना की ठगी हो रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो पूरे देश को लूट रहा है। और जहां पे पेपर करेंसी एक्ट, कॉइनेज एक्ट 2011 का हवाला दिया है, उन हवालों के उनके प्रैक्टिकल जो हमने है ये इस किताब में दिए हैं, उल गुलान में। ये उल गुलान की किताब में कानूनी पहलू क्या हैं, बैंकों के विरुद्ध सरफेसी एक्ट कैसे बचेंगे, और जो पेपर कानूनी लड़ाई, मुद्रा के निकालने का, मुद्रा खड़ा करने का, जितने कानूनी पहलू हैं वो हमने इसमें दिए हैं, ताकि कोई भी वकील को अगर ड्राफ्ट करना हो तो वो यहां से समझ सके। और इसको समझने के लिए देखो ये समझो, अगर हम, आपका कहने का मतलब है जैसे हम 15 रुपए जमा करवा के, हाँ, तो उसके इक्वल सोना भी तो रखना होता है ना, मतलब 1 तोला, हाँ, बैंक को रखना होता है। वो कहाँ से आएगा? कहां से? इतनी खान लग रही तो वहां से मतलब हाँ, वो वहां से आता है, और उसी की कीमत उसको दी जाती है बकायदा। जहां से वो खान निकलती है उसकी कीमत भी तो दी जाती है सोने के बराबर। ये देखो वहां पे कितने मतलब हम एक दिया जाता है, वही तो गड़बड़ हो रही है। सोना, कोयला दिया जा रहा है 1 रुपया टन के हिसाब से, 10 रुपए टन के हिसाब से, 10 रुपए टन के हिसाब से दिया जा रहा है कोयला, और हमको मिल रहा है 10 रुपए किलो के हिसाब से। वहां भी 10,000 गुना की ठगी। सोने की खदानों का ठेका दे दिया, लो लूटो जितना मर्जी लूटो, बस खदान का ठेका मिल गया। तेल की खदान का ठेका मिल गया, वो लूटो जितना मर्जी और बता दो जितना मर्जी।
इसके ऊपर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये 10 रुपए का नोट है। दिस इज अ प्रोमिसरी नोट, और प्रॉमिस को कोई भी गवर्नर बदल नहीं सकता। बदल सकता है क्या? अगर नहीं बदल सकता है तो इस 10 रुपए में ये अलग कैसे हो गया? फिर इसका प्रॉमिस और इसका प्रॉमिस अलग कैसे हो गया? और इस किताब में हमने वो आरटीआई डाली है जहां गवर्नर ने माना है कि हमने वो प्रॉमिस बदला है। और अगर आपने प्रॉमिस बदला है तो कोई ना कोई कानून में, आरबीआई एक्ट में या किसी भी कानून में कहीं ना कहीं कोई नियम होना चाहिए कि इस नियम के तहत बदला जा सकता है, और जिसने भी बदला है उसको वो पावर है, ये कहीं लिखा होना चाहिए। देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब वो पावर, देयर इज नथिंग एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द लॉ कि ये बदला जा सकता है। और अगर ये बदला जा सकता है तो वो कानून बताओ, और अगर नहीं बदला जा सकता तो फिर ये और ये में से एक नकली है। अच्छा, तो फिर आपने रिट पिटीशन क्यों नहीं फाइल किया? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं तो जाती है। इसीलिए तो वकीलों के साथ मगजमारी कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पहले से ही उन्होंने अपने दिमाग में एक मान रखा है कि ये चल रहा है तो ये रुपया है। नहीं, ये बात नहीं थी। देखो, मुझे दिमाग वाला वकील चाहिए, और जो बिके ना वो वकील चाहिए, सबसे पहली बात। क्योंकि जिस भी वकील को हमने कहा, जो बड़े उत्साह में आकर के खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के वकील, जैसे ही मसला वहां जाने को होता है, बैंक वाले मुंह मांगी कीमत देते हैं। मुंह मांगी कीमत हमारे पास तो नहीं है देने को भैया। हम तो खाली लड़ने वाले आदमियों के तो भरोसे लड़ सकते हैं, वरना हम मुंह मांगी कीमत लेने वालों के भरोसे, कीमत वाले वकील हमारे बस की बात नहीं है रखना। क्योंकि बैंक तो जितना मर्जी ट्रांसफर कर दो, ले जहां मर्जी कर लो, स्विस अकाउंट में कर लो। एक बात, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने देखा ना, बैंक में हमने दस्तावेज लगा दिया ट्रैक्टर का एक का, अभी उनके शायद 50 के करीब ट्रैक्टर थे वो जींद में। हमने ट्रैक्टर का केस लगा दिया, 10 लाख रुपए का लोन था। हमने कहा भाई तुमने जो ये ट्रैक्टर दिया था, लोन दिया था, ये लोन में जो तुमने पैसा दिया था, ट्रांसफर किया था, ये तुम्हारे पास था क्या जो तुमने दिया? क्योंकि होगा तभी तो दोगे ना। अब कमाल की बात क्या है, बैंक के पास यदि 1000 करोड़ है तो बैंक 1 लाख करोड़ का या 10,000 करोड़ का भी लोन दे देता है। बैंक के पास है ही नहीं, वो कैसे दे रहा है? वो खाली डिजिट ट्रांसफर कर रहा है, वो हवा में बना के एक डिजिट और आपके खाते में बना के आपको कर्जदार बना दिया। अब आप कमा के उसको रुपए में कन्वर्ट करते रहते हो, और जैसे ही आप 15 रुपए जमा करते हो 1.5 लाख छाप लेता है। आप 1500 करते हो, वो 15 लाख छाप लेता है। सॉरी, 1,50,00,000, 100 गुना हो गया, यानी 10,000 गुना की ठगी हो रही है हर ट्रांजैक्शन पर। तो हमने उनसे पूछ लिया, और जितने भी हमने आवेदन लगाए, लगभग 4,000 से ऊपर आवेदन हम पूरे इंडिया में लगा चुके हैं। एक भी आवेदन का जवाब ऑफिशियली बैंक ने दिया नहीं। अब हमने ये कहा कि यार या तो जवाब दे दो, लेकिन बैंक क्या करता है, चुपके से आता है कि जनता सरकार मोर्चा से हो, हाँ, तो बैंक क्या करता है, सेटिंग कर लेता है मालिक से जाकर के। हमारे 10 लाख का लोन 40,000 में एनओसी देंगे, 40,000 में एनओसी खाली। अब जुलाना बैठे थे कहीं, हाँ, वकील का फोन आ गया, तो ये आपने पब्लिश कर दिए सर? हाँ, तो बहुत दिन में लगे हो रखे। रुपया नाम से, मूल्य का नाम, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, और इसके साथ में कि मूल्य का मापक है या शोषण का साधन है। और ये उल गुलाम, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैंने ना आपका कहीं फोटो देखा था फेसबुक पे, जैसे हम तो जनरली डालते हैं। मैं कि हाँ सर, कहते एक बार जनता सरकार मोर्चा वाले जाने, मेरे दोस्त ने रिकवरी के लिए जाना है, कह दे उठ जाऊंगे। सर हमारी तो लड़ाई हो रही है। जैसे स्टैंडर्ड की बात करते हैं। हाँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की, जैसे हम, हाँ, आपने एक एग्जांपल भी दिया था छोटे बच्चे का, या जो हम बिलात वाली बात कर रहे थे, उसका मापने का अलग है। तो हर किसी का अलग अलग है। जहां हमने जुडिशरी का भी मुद्दा उठाया था, अब जुडिशरी ये तो मतलब हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। आपके विचार कुछ है, मेरे कुछ है। यही देखो, लॉ ऑफ द लैंड का यही खेल है। यदि इसमें जुडिशरी अपनी मर्जी से चलेगी तो फिर हम भी अपनी मर्जी से चलेंगे, फिर हमें कौन चलाने वाला फिर है? और अगर जुडिशरी कानून से चलेगी तो हम कानून से चलेंगे। लॉ ऑफ द लैंड से चलो ना आप। देखो, अगर बैंक कानून से चलेगा तो हम कानून से चलेंगे, अगर जुडिशरी कानून से चलेगी, फिर पुलिस कानून से चलेगी तो हम कानून से चलेंगे। लेकिन अगर वो अपनी मनमर्जी से चलेंगे,
अगर वो अपनी मनमर्जी से छाप लेंगे तो तुम वो भी छाप लो जो हमसे लिया हुआ है तुमने। भाई अगर बैंक बिना कुछ रखे, बिना किसी नियम के छाप सकता है, अपनी मर्जी से छाप सकता है, तो वो छाप लो जो हमसे ले रहे हो। तुम कम से कम इंस्टॉलमेंट क्यों दे रहे हो, टैक्स क्यों ले रहे हो, बिजली का बिल क्यों ले रहे हो, छाप छाप के कंपनियों को देते रहो ना। कोई कानून होना चाहिए जिसके हिसाब से छपता है। वो कानून हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है तो हमसे ले लो ना। या तुमने कब बदला वो हमको बता दो, या तुम बदल सकते थे वो नियम दिखा दो। भाई बदलने की पावर थी क्या तुम्हारे पास? वो तुमने कहा कि अब जो है नोट छापने के बदले में अब सोना रखने की जरूरत नहीं है। मेरे से एक मैनेजर ने कह दिया, बैंक मैनेजर ने, कि तुम बका रहे हो लोगों को। मैंने कहा बताओ कैसे? बोला अब ना सोना रखने की जरूरत नहीं है। मैं कहा कब से नहीं है? कहता 1970 के बाद नहीं है। मैंने कहा मान लिया मैंने तेरी बात। 1970 के बाद मतलब अब आरबीआई को सोना रखे बिना नोट छापने की इजाजत है, फिएट करेंसी है। बोला हाँ। मैंने कहा इसका मतलब कुछ नियम होगा? बोला ना, जितनी जरूरत होती है उतना छाप लेते हैं। मैं कहा अपनी मर्जी से छाप सकते हो? बोला हाँ। तो फिर ये भी छाप लो जो हमसे लेना है। फिर जरूरत कौन डिसाइड करता है? अबे वही तो कह रहा हूं, जरूरत कौन डिसाइड करेगा? वो कानून डिसाइड करेगा ना जरूरत। देयर शुड बी सम रूल। अगर रूल से चल रहे हो तो हमें आपकी बात मानने में, कानून फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम रूल तोड़ कर चल रहे हो तो फिर हम रूल क्यों माने? ये रूल सिर्फ हम पर लागू क्यों है? ये तो भाई राष्ट्रपति से लेकर और जनता के, आम गरीब से गरीब आदमी तक कानून मानेगा तो हम मानेंगे। हाँ, जैसे संविधान में लिखा सबके लिए, संविधान अगर है तो सबके लिए बराबर है, लेकिन धक्काशाही थोड़ी ना चलेगी। तो गरीब अमीर सब बराबर। ये जो किताब, ये जो मैंने इतनी सारी बहस की है ना, देखो दो चीजें आती हैं। पहली बात, इसमें 3-4 सबूत हैं जो हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आरटीआई में दिए हुए हैं और आरबीआई ने और वित्त मंत्रालय ने हमको दिए हैं। पहली बात, जो लोन है उसका आधार क्या है देने का बैंक का, वो हमें सवाल पूछना है। क्या बैंक ने वो हमसे किसी प्रॉपर्टी में से दिए हैं या बैंक के पास वो रुपया था? देखो अगर बैंक के पास वो रुपया था, उसमें से उसने वो लोन दिया है। क्योंकि दुनिया में जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है बैंकों द्वारा और सरकार के एजेंटों द्वारा, वो ये फैलाया जा रहा है कि जो देवेंद्र बधा रहा है वो लोगों को उकसा रहा है कि तुम लोन चुकता ना करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो ये कह रहे हैं कि जो लोन है वो हमने जनता की कमाई से दिया है। जनता की कमाई से दिया है तो जितने नोट सरकार ने छापे होंगे उन्हीं में से तो दे सकता होगा। देश के पास में जो करेंसी छपी हुई है वो 34 लाख करोड़ है और जो लोन बांटा वो 250 लाख करोड़ है। तो कैसे कहां से आया वो? हमने यही तो पूछना है कि तुमने जो हमको दिया है वो असल में तुम्हारे पास था भी कि नहीं था? था तो अपनी वो हमको वो दिखाओ बैलेंस शीट जहां से तुमने हमको दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा चुकता करने में। नंबर 2, तुमने वो जो हमको दिया था वो लीगल मनी था क्या? क्योंकि जो देखो कमाल की बात क्या होता है निर्मल, इसमें देखो एक पॉइंट और बताता हूं मैं। जो एग्रीमेंट होता है, अभी मैं ये एग्रीमेंट पढ़ रही थी जब वो अभी था ना एग्रीमेंट वाला, कॉन्ट्रैक्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही चीज दी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर उससे कोई और चीज दी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब हम लोन लेते हैं, लोन में आवेदन करने वाला लोन में क्या मांगता है? रुपया, कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो बैंक उसको देता क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? रुपया। मांगता क्या है? रुपया। लेकिन देता क्या है वो? डिजिट। डिजिट दे दिए खाते में। वो डिजिट लेने जाओ अगर एटीएम से तो या तो आप चेक दे सकते हो, वो भी प्रोमिसरी नोट है, चेक भी ठीक। आप बैंक में लेने जाओ, एटीएम से लेने जाओ तो वहां भी प्रोमिसरी नोट ही निकलता है, रुपया तो निकलता ही नहीं। रुपया तो निकलता ही नहीं, रुपए का लीगल टेंडर निकलता है। अब हमारा सवाल यह है कि रुपए की कीमत और लीगल टेंडर की कीमत अगर बराबर है फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके 1.5 लाख रुपए में जितना सामान आ रहा है ना, असल में वो 15 रुपए कीमत का है। यानी भारत के 15 रुपए में इतना सामान आएगा जो आपके बैंक के 1.5 लाख रुपए में आ रहा है। हमारे को तुम सिर्फ इतना लिख करके दे दो कि आपके इस रुपए की, आपके जो बैंक नोट की कीमत है वो भारतीय रुपए के बराबर है, खाली इतना लिख के दे दो तुम। वहां फंस जाते हैं बैंक वाले कि इनको अगर ये बात सच्ची बता दी तो गड़बड़ हो जाएगी। बैंक वालों को भी नहीं पता होगी। पता है बैंक वालों को, सबको पता है। कलरक को क्या पता होगा? कलरक को नहीं, मैनेजर्स को पता है। मैं जब जोनल मैनेजर से मिला, जोनल मैनेजर बोला तुम ये बताओ चुप होने का कितना पैसा लोगे, मुंह खोलो खाली। मैं बोला तुम्हारे इतने नोट तुम नहीं छाप सकते जितना मेरा मुंह बंद कर देंगे, तुम्हारे बस की औकात नहीं है मेरा मुंह बंद करने की।
मतलब ये है, पॉइंट ये है कि वो किसी भी हाल में वो छेड़ते क्यों नहीं मुझे? लोग क्या कह रहे हैं कि देवेंद्र को सरकार छेड़ती क्यों नहीं? क्योंकि मेरे छेड़ते ही ये मुद्दा भी छिड़ता है। जैसे कोविड वाले केस में, कोरोना वाले केस में मुझे छेड़ते ही वैक्सीनेशन और मास्क के खिलाफ जो देश में मैंडेट बना था, तो वो तो गिरफ्तारी ही था ना उसका कारण, जो बाहर बवाल मचाया। साथ में ये देखो ये लगा रखा, ये देखो ये तो, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। अगर हाँ? गलत है तो दिखा दो। गलत है तो तुम दिखाने में क्या दिक्कत है तुमको? हम दिखा रहे हैं तुमको, ये हमने ये पब्लिश करके दे दिया सर जनता आज को। एक ऑन द रिकॉर्ड एक बात बोलना चाह रही हूँ हाँ मैं भारत सरकार और जो भी सुन रहे हैं, जो भी हेटर्स, आपके फॉलोवर और जो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते फेसबुक पे, मैं आपसे कन्विंस होके नहीं कह रही हूँ इस कन्वर्सेशन, दैट इज नॉट आर्गुमेंट, कन्वर्सेशन जो हमारा पहले हुआ। ठीक है। स्टिल मैं आपकी किताब पढ़ूंगी फिर हाँ उसके बाद ही अभी बोलो। मैं मानी नहीं हूँ इस बात पे, आपने अपना पक्ष रखा है। सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ कि अगर देवेंद्र वलारा जो चंडीगढ़ में रहता है और अगर वो झूठ बोल रहा है भारत की करेंसी के खिलाफ, तो ये कम से कम देशद्रोह का मुकदमा तो होना चाहिए, है ना? तो मैं भारत सरकार जहाँ भी मुझे देख पा रहे हो, तो मैं ये कहूंगी कि भाई अपनी लीगल टीम को जरा भेजें। हाँ। और जो आप इस आदमी को सीधा करो भाई, अगर ये इतना भ्रम फैला रहा है। हाँ। और क्या शब्द बोलते हैं, मैनिपुलेट। हाँ मैनिपुलेट अगर ये कर रहा है, अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो भाई खतरा है ये देश के लिए। हाँ। दोनों तो तरह हम से हो चाहते सकता है हैं ना। कि एक बार इसको हो सकता है जानकारी में हो, आप आगे बताओ, दिखाओ। नहीं, हम वही तो कह रहे हैं ना। जनता के सामने आए बात। पब्लिक के सामने आए। वही हाँ। कह रहे हैं कि देवेंद्र वलारा झूठा है, तुमको पकड़ो। देखो आरबीआई के गवर्नर को हमने लिख लिया, बिल्कुल सर। ठीक है, हमने वित्त मंत्रालय को लिख लिया, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कौन रहेगा जिसको मैंने नहीं लिखा? अच्छा, जुडिशरी में जजों के पास हम चले गए। देखो कमाल की बात क्या है, हमारे जितने केस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहां लगे हुए हैं लोन वाले, जज हमको चैम्बर में बुला के ये बोलता है, भाई इस मुद्दे पर हमको आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं है। तो मैं कहा फिर, बोला केस ऐसे ही पेंडिंग रख सकता हूं, कुछ नहीं दूंगा, ना तारीख दूंगा ना आगे चलाऊंगा, केस ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं। हाई कोर्ट में जजेस से बात करते हैं, अंदर खाते जजेज यही बोलते हैं, भाई हमारे को बख्श दो, किसी और जज के पास चले जाओ। अब हमने ये प्लान किया है कि 5000 लोगों के आवेदन हमने लगाए हुए हैं, ये किताब पढ़ो दोनों की दोनों। देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्जा हम उतारेंगे अगर गवर्नमेंट हमको लिख के दे दे तो, नहीं दे तो माफ नहीं करवाएंगे, उतरेगा बकायदा। अगर किसी एक भी किसी, हाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये बात, ऑन रिकॉर्ड, एक भी व्यक्ति, विजय माल्या आ जाए 9000 करोड़ रुपए मैं दूंगा, चुकता करूंगा, आ जाओ, ऑफिशियली बोल रहा हूं। ललित मोदी, किसी को भागने की जरूरत नहीं है देश में से, जे अडानी का जितना मर्जी कर्जा हो मैं दूंगा। अब उसके पास एक इंस्टॉलमेंट पे करने के पैसा होना चाहिए, बस एक इंस्टॉलमेंट, और बाकी पैसा लेना मिलेगा। बैंक पे हमने एक बैंक के ऊपर हमने रिकवरी नोटिस डाला हुआ है 270 करोड़ रुपए का। अब वो भागा फिर रहा है मैनेजर कि भाई तुम अपना लोन माफ करा लो, एनओसी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। अरे भाई तू लड़ ना आगे आके कोर्ट में। अब इनकी बैलेंस शीट भी तो होती होगी सर बैंकों की, होती होगी, पर कुछ दिखाओ तो कोई। यही तो जो पंगा है वो क्या है, कुछ भी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सारा ही तो फर्जीवाड़ा है, टोटली तो फर्जीवाड़ा। मतलब डीसी सरफेसी एक्ट में नहीं देखता क्या बोल रहा है, जो बैंक ने लिख के दे दिया, दे दो भाई पोजेशन का ऑर्डर। घर नीलाम होने लग रहे लोगों के। मतलब किसी का 50 लाख का लोन था, 1 करोड़ दे चुका है, 20 लाख पेंडिंग था, और उसके भी 70 लाख बना रखे हैं। मतलब ऐसा गल्लू गारा पागल बना रखे हैं। मैं देखो, ना मेरा लोन है, ना मैंने किसी से कमीशन लिया आज तक, ना मैंने किसी 1 रुपया लिया, ना मैंने लेना, पता है सर मुझे। हाँ पता है ना, मारा कुछ नहीं। पागल हो गए लोगों को इसलिए लग रहा क्योंकि मेरी अगली संतान की सारी मेहनत खा रहे हैं, वो सारी मेहनत खा रहे हैं। रहे दूसरे सवाल की बात, मेरे से आप कितने साल के कांटेक्ट में हो, टच में हो? 5 साल से टच में हो। आपने कभी ये महसूस किया कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ? कभी नहीं किया ना। मतलब मैं पैसा नहीं लेता। ये बात तो सर मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, ठीक है ना। बलहारा को हाँ कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पैसे का तो और घर नहीं, भी किराए का है, और परमात्मा की दया से उनको जरूरत भी नहीं है। तो आपसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप मतलब ये Selfless। होते हैं ना कि सेल्फलेस है। मतलब मैं काम करता हूं, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं करता। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि अब मेरे को ये घर में कोई रहने को दे दे और मेरे को मेरा काम चल जाए तो मैं 1 रुपया किसी से ना लूं। पर चूंकि ये बैंक जो इस घर का मालिक है वो किराया पैसे की भाषा में समझता है।
वरना मैं उसके बाल का ही काउंसलिंग करके कर दूंगा पूरा। पता है सर, ठीक है, मतलब मैं तो धन के बदले धन देने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको वो धन नहीं चाहिए जो मेरे पास है, तो मुझे वो धन को कन्वर्ट करके किसी रूप में देना पड़ेगा उसको। उसने अपनी वैल्यू रखी है, मैंने अपने काम की कीमत की वैल्यू रखी है धन में, तो किसी ने अपने समय की कोई वैल्यू रखी है। तो मैं जो अब मान लो किसी डोनेशन मांगते हैं, मैं तो डोनेशन नहीं मांगता, मैं तो ये कहता हूं हमारा वेन्यू बुक कर दो, हमारा खाने का जुगाड़ कर दो, हमारा आने जाने का अरेंजमेंट कर दो, लो हो जाएगा। हमारे को क्या जरूरत है किसी से दान लेने की भाई? कोई हमारे को स्पॉन्सर मिल जाए, 1 रुपया जिंदगी में मांग ले, किसी से कोई मतलब नहीं। हमने जिंदगी में पहली बार मांगाई मोर्चे में आने के बाद, तो मैं मांगने की फितरत का आदमी नहीं, मेरे से मांगना नहीं आता था। आपने इतने चेक दिखाए थे मुझे, वो चेक अभी भी पड़े मेरे पास, शुरू में काउंसलिंग के लिए अभी भी पड़े मेरे पास चेक, वो मैंने लगाए नहीं कभी किसी के चेक। और मेरे 2.5-3 करोड़ रुपया मुझे लोगों ने देना है पेंडिंग, पता है सर मुझे। वो मेरा लिखा हुआ है कि कोई मेरी फीस नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। मैं अपना मांगा नहीं जिंदगी में आज तक कभी, लेकिन पब्लिक के लिए भिखारी बन के मांग रहे हैं हम लोग कि भाई हमारे को अभी ट्रेनिंग करनी है। हर ट्रेनिंग माइनस में जाती है, 22-25 लाख रुपए के नीचे मरा पड़ा हूं मैं, और मेरे ही सिर पे वो पड़ते हैं। सर 5-7 काउंसलिंग कर दो, आपको क्या है? नहीं, लेकिन मैं अपनी काउंसलिंग मैंने इसलिए नहीं रखी कि मैं उससे पैसा कमाऊंगा। कर्जे तो उतारोगे? नहीं नहीं, कर्जा नहीं ना, कर्जा मेरा नहीं है ना वो। अगर मैंने कर्जा अपने परिवार को खिलाने के लिए ले रखा होगा तो मैं चुकाऊंगा। कर्जा पब्लिक का काम किया है मैंने, पब्लिक डोनेशन देगी तो कर्जा उतर जाएगा, नहीं तो कर्जा ही रहेगा। मैं अपने परिवार के हिस्से का समाज को दे दिया, जिस दिन उस दिन समाज से फिर अपने परिवार को खिलाने लग जाऊंगा। मैं इसलिए बिल्कुल एक बैरियर रखा हुआ है कि समाज के पैसे से समाज का काम होगा और मेरे पैसे से मेरा परिवार चलेगा। तो मेरा परिवार का पैसा मैं समाज को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जो टाइम दे रहा हूं ना, उसमें मैं करोड़ों रुपए छाप सकता हूं। जो टाइम मैं पब्लिक को दे रहा हूं, तो मैं अपना टाइम दे रहा हूं, सिर्फ टाइम ही दे सकता हूं। अकल दे रहा हूं, जबान दे रहा हूं, भौंक रहा हूं, शरीर दे रहा हूं, सेहत खराब कर रहा हूं, इतना ट्रैवल कर करके सारा वात खराब कर लिया, ये तो मैं कर सकता हूं। लेकिन पैसा जो मेहनत बच्चों के लिए करी वो मेहनत समाज को नहीं देनी, जो समाज में कर दी वो घर नहीं लेके आनी। सिंपल सा फंडा है। इसलिए ना वोट मांगनी, ना कदे घर बनाना, ना कदे पैसा जोड़ना। ये है कि अगली पीढ़ी की जो कमाई है, जो धन है, वो बच जाए। वरना आप कितना ही कमा लेना, ना आपके घर 1 रुपया बचना, ना आपकी कमाई बचनी, ऊपर से टेंशन, टाइम एक दूसरे के लिए नहीं बचना। मैंने घर बना लिया होता ना, तो उसके पूरा करने के चक्कर में कभी आप मिल नहीं पाते फिर लोग बाग, फिर तो वो आग लग जाती है पैसे की। इसलिए हमने ये देखा कि अगर अगली पीढ़ी की कमाई को, उसके धन को बचाना है ना, एकमात्र रास्ता है कि अपने नोट छापने की प्रक्रिया जिसके हाथ में है उससे ये पूछ लो उसके बदले में फिक्स वैल्यू क्या है। क्योंकि जब तक मानक फिक्स नहीं होगा तब तक कोई कितने ही नोट छाप के किसी का जमीर, किसी की जमीन, अब आपने जमीन की कीमत 2 लाख लगा दी, अगला क्या गला 20 लाख ले, तो 20 लाख में खरीद, क्योंकि फर्जी छप के दे दिए किसी ने, कितनी मर्जी छाप लो। वो छाप के दियो ये नोट के बदले में तो आपका जमीर, आपकी जमीन, आपका गांव पूरा खरीद लेगा। कोई आइलैंड खरीद लेगा, कोई 1000 एकड़ खरीद लेगा, कोई 10,000 एकड़। जो रेट बढ़ रहे हैं ये नकली नोट छपने की वजह से हो रहे हैं। हमारे को तो मेहनत करनी पड़ती है। अब मान लो किसी जमीन का रेट देखो, अब आप उस टाइम पे 2-2 लाख रुपए किला आया करता, दिल्ली से गाड़ियों में नोट भर का आया करते। लाला जी अनुका करते 4 लाख का किला, 5 लाख का, जितने मर्जी रेट दे दो। वो नकली नोट होया करते, जो कि बिना सोना बराबर रखे आरबीआई के लोग ही छापा करते। तो उससे बचने का तरीका एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम लोग अपनी कमाई का वैल्यू फिक्स करें। अपनी कमाई का, कि मेरे टाइम की क्या वैल्यू है, मेरे टाइम की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू मेरे या मेरे परिवार या मेरे समाज पे इस्तेमाल होनी चाहिए, कंपनियों के खाते में नहीं जानी चाहिए। अब आप जितना पैसा दे रहे हो, खर्च करके देखो, चेक करके देखो, सुबह से लेकर रात तक जितना पैसा दे रहे हो, वो पैसा आप बच्चों को नहीं दे रहे, कंपनियों को दे रहे हो। मतलब या बिजली कंपनी को, या कार कंपनी को, या पेट्रोल कंपनी को, या जूता कंपनी को, या उस कंपनी को, या उस कंपनी को। बदले में क्या मिल रहा है? कचरा 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 है, वस्त्र, हाँ, मोबाइल कंपनी है, रिचार्ज कंपनी, ये माइक कंपनी में लाने लग रहे, ये कंप्यूटर कंपनी, सब कंपनी को जा रहा है, सब कंपनी को जा रहा है। आदमी के शरीर में और आदमी के परिवार में कुछ भी नहीं जा रहा। थैंक यू सर, ये बहुत वंडरफुल कन्वर्सेशन था। एक लास्ट बात सर, हाँ। सर कुछ फेसबुक की ये चाह रहे हैं पूछना कि आपके गले में कौन सी डिवाइस है जो बोल के नहीं थकती? ये नमक का पानी, चाह रहे सर, कह रहे एक जांच तो बुला रहे नमक का पानी।